I'm getting a lot of messages from students. मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि what are they up to and what do they want. कोई ख़ास टॉपिक पे मेरे ख्याल बच्चे करना चाह रहे हैं. अच्छा नहीं, ये तो A1 के बच्चे हैं. हाँ ठीक है, फिलिप्स कर्व अगर हम पहुँच गए ऑफ कोर्स. राइट जी. Assalamu alaikum everyone. Once again, we're starting A2 macroeconomics diagrams. 2024 papers we have completed. Some of you have sent me solutions. I'll do it as and when I go along. ठीक है. Uh, अभी थोड़ा सा मैं बिजी रह रहा हूँ बिकॉज मेरी ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू माय डॉटर्स आर हियर. 25th को वो लोग फ्लाई कर रहे हैं. उसके बाद आई हैव plenty of time to check all this. Let's now start. मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1. इसका मैं वही डायग्राम वही सॉरी पेपर निकालता हूँ जिसमें मैंने सारे हमारे ऑल A2 ग्राफ्स किए हुए हैं. जी मेरा बेटा. वालेकुम अस्सलाम. This document has already got all major macroeconomic diagrams. So I'm going to give it a little bit of a break. और यहाँ पे मैं macro A2 start कर रहा हूँ. Unit 1 which is Keynesian theory of income and अनएम्प्लॉयमेंट. डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट टाइटल्स हैं. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी इसको कहते हैं. थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको बोलते हैं. सो अपना अपना डिफरेंट टाइटल्स हैं. बात वही है. नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के वर्ड्स भी हैं बाज बुक्स में. तो जो भी आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं मैं अपने वाले के मुताबिक लिख रहा हूँ. केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इसके अंदर बच्चों जी जी किसने कुछ पूछना है? Okay, just for building up the key concept of circular flow of income, although this has now moved to just A1, but कुछ composite के बच्चे भी हो और बाकियों को भी जरूरत पड़ती है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो टाइप के डायग्राम्स हैं. एक ये बेसिक वाला जो अब A1 में है. हमारे लिए विड्रॉल्स इंजेक्शंस डायग्राम्स आर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम्स फॉर A2. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक वाला ताकि एक दफ़ा आपको ना मैं सारे विड्रॉल्स इंजेक्शन ज़रा रिवाइज करवा दूं और उसी बहाने हमारा ये कॉन्सेप्ट दोबारा बिल्ड हो जाए. जी व्हाट डू वी राइट ऑन द राइट साइड? विच सेक्टर? टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी हम स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट डू वी राइट? थैंक यू. हाउस होल्ड्स. और इस साइड पे हम लिखते हैं फर्म्स. तो नोट करो इट्स अ प्राइवेट सेक्टर नाउ. हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को? Factor services. Yes, land, labor, capital, enterprise. Household की ownership होती है private sector में. They give it to firms. What do firms make with these factors of production? Firms क्या बनाती हैं बच्चों? Goods and services. और वो households consumption के लिए खरीदते हैं. तो households क्या देते हैं firms को? Payments for goods and services. और households को firms क्या देती हैं? रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट. कंपोजिट स्टूडेंट्स जिन्होंने A1 भी देना है, AS के पेपर्स भी देने हैं, दिस शुड गिव यू 2 marks ऑफ नॉलेज इन एवरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम. लेकिन हाउस होल्ड्स कुछ पैसे सेव कर देते हैं. ओ टैक्स मैंने लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी. कुछ पैसे सेव कर देते हैं. दे डू नॉट स्पेंड all of their incomes and they save some of it. So saving is your first withdrawal. This goes to financial institution, banks लिख देता हूँ मैं. And then banks lend firms and investment loans go back to firms. Now two sector closed economy is done. Equilibrium will be when, बताइएगा, saving is equal to what? Investment. Otherwise there is disequilibrium. Now I'm adding the third sector. It's still closed economy. 3 sector closed.
Which sector should we add now and what would be the withdrawal? गवर्नमेंट आएगी और उससे वो टैक्स लेगी, वो पैसा पब्लिक सेक्टर के पास जाएगा, विच दे विल गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, सब्सिडीज वगैरह के थ्रू रीचैनल कर देंगे टू फर्म्स. Again, now equilibrium would be savings plus taxes are equal to, complete my sentence please, I plus G, investment plus government spending. Now, fourth sector, full blown open economy. अब कौन सा सेक्टर आया है? इंटरनेशनल ट्रेड. अब एक विड्रॉल आ गई हमारे पास, इंपोर्ट्स हो गई इंटरनेशनल सेक्टर में, और इंटरनेशनल सेक्टर से इंजेक्शन आया एक्सपोर्ट्स का, जो वापस फर्म्स के पास गया. नाउ इक्विलिब्रियम इज सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स. This is very important to know how the circular flow happens. अब एक बात थोड़ी सी, एक common mistake. There is a difference between money supply and currency supply. Can somebody tell me ये circular flow of income का diagram हमें money supply दिखा रहा है या currency supply? ये हमें money supply within a country दिखा रहा है. Fans बंद करो. Or currency supply is in foreign exchange markets. बेटे बेटे currency supply is in foreign exchange market चाहे जहाँ पे पूरी दुनिया में buying and selling of currencies है, that is not limited to one country. तो money supply is a local concept and currency supply is an international concept. Everyone clear? All right, Ji. Let's now move on to actual A2 diagram. This was all just to build up your confidence and revise circular flow. अब मेरे बच्चों, डू यू वांट टू डू एमपीसी वाले? वो आपको नहीं ड्रॉ करने होंगे. एमसीक्यूज के लिए यस यू नीड देम. डू यू नीड मी टू टेल यू इंड्यूस्ड इन एंड autonomous injections and withdrawals, or shall I go straight to the thick of national income determination? Please tell me. If anybody wants me to make basics, पहले मैं basics करवाता हूँ. अरे यार चले. सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन. ये क्या होता है? हाउ कंजम्पशन चेंजेस एज इनकम चेंजेस. अब इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू CO प्लस MPC, marginal propensity to consume, multiplied by Y, यानी national income. C stands for consumption. Shabash. Consumption. What does CO stand for? What is CO? Autonomous consumption. जो आपके पास, even if you have no income, you have to spend it on basic necessities. तो मैं लिख देता हूं, इसमें बच्चों को अक्सर मसला होता है, तो let me just do it. Autonomous consumption, स्पेलिंग गलत है जी. Autonomous consumption is spending for survival. ठीक हो गया? Whether you have income or not, you have to spend it. ठीक है? And MPC, marginal propensity to consume, means induced consumption, fraction of additional income that is spent या consumed. जी मेरे बच्चों, कोई confusion? अब इसको आप नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सब MCQs के लिए है. एंड यू नो व्हाट आई मीन. ये बेसिक्स एक बच्चे ने कह दिया तो मुझे करवानी पड़ रही है. हमारा बहुत टाइम लगने वाला है फॉर MCQ प्रैक्टिस हियर. This is not even going to help you in your essays.
शैल आई स्किप इट मेरे बच्चों? मुझे एक थोड़ी लग रहा है कि हम वेस्टेड एफर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। एक दफा मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कंजम्पशन फंक्शन को कम से कम मैं करवा दूँ। मेरे बेटे, कंजम्पशन फंक्शन के दो हिस्से हैं, सी ओ ऑटोनमस, ये जीरो से लेके ए तक, वेर इवन इफ यू हैव नो इनकम यू आर स्टिल कंज्यूमिंग, कंजम्पशन इनकम। और नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड, एमपीसी। तो ये बन गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन, सी ओ प्लस एमपीसी ऑफ नेशनल इनकम। इसकी स्लोप डिपेंड्स ऑन एमपीसी। अगर ये यूं जाता है तो इसका मतलब है एमपीसी इज फॉलिंग और राइजिंग। एडिशनल इनकम का हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या थोड़ा कम? And it means money is coming to rich people who save more, consume less of additional income. अलबत्ता अगर C2 पे फिट होता है, it means MPC is rising, पुअर के पास पैसा आ गया है because they spend most of their additional income. Anyone, any confusion? चलें जी, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया. Let's now move on. All the injections, consumption is not a separate injection. इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स आर ऑटोनमस, स्ट्रेट लाइन होते हैं, उनका नेशनल इनकम से ताल्लुक नहीं होता. जबकि सारी विड्रॉल, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स आर इंड्यूस्ड, दे डिपेंड ऑन नेशनल इनकम चेंजेस. क्लियर मेरे बच्चों? ओके जी, नाउ लेट्स गो टू marginal efficiency of capital theory of capital theory. अब ये क्या कहती है? Firms compare MEC, marginal efficiency of capital, which is return on machinery employed. हमें मशीन कितना अर्न करके रेवेन्यू दे रही है? Firms compare MEC, returns on machinery या capital employed, with interest rate, which is cost of capital. हमने मशीनरी लगाने के लिए या तो लोन लिया है, तो वी हैव टू पे बैंक्स, राइट? और वी यूज्ड आवर ओन पॉकेट मनी, we gave up interest for gone. So firms compare MEC with interest rate. मुझे बताएं, if marginal efficiency of capital यानी मशीनरी जो हमें अर्न करके दे रही है is greater than interest rate, what would happen to investment? Sorry? Yes, investment will rise because you're earning more than the cost of employing machinery. Good work. What about if MEC is less than interest rate? Investment will fall. However, if MEC becomes equal to interest rate, इक्विलिब्रियम आ जाता है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट हो जाती है. इट इज़ वेरी मच लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का डायग्राम. अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड यू शुड बी एबल टू पिक इट अप क्वाइट वेल. बच्चों बहुत ध्यान से लेबल कीजिएगा. A2 में मैं इसलिए बार बार डायग्राम्स करवा रहा हूँ. देयर आर मल्टीपल लेबल्स. तो राइट नाउ हियर वी गोइंग टू राइट इंटरेस्ट रेट एंड हियर वी गोइंग टू राइट इन्वेस्टमेंट, कि फर्म्स कितना इन्वेस्ट कर रही हैं कैपिटल गुड्स में. एमईसी कर्व थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन कैपिटल. हम जब ज़्यादा मशीनें लगाते हैं और लेबर कम हो जाती है तो एडिशनल मशीनरी कम 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 चीज़ें बना सकती है. राइट जी? अब मेरे बच्चों, बी स्मार्ट. इंटरेस्ट रेट वाज IR 0,
वी वेंट टू द MEC कर्व, ये इक्विलिब्रियम आ गया पॉइंट ए पे, इतना फर्म्स ने इन्वेस्ट कर दिया। मुझे बताइए, लेट मी जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन अ लिटिल बिट। मुझे जरा बताइए, जो मैंने शेडेड एरिया किया है वहां पे क्या ज्यादा है, MEC हायर है या इंटरेस्ट रेट? MEC is greater than interest rate, hence investment is rising. Okay, now I'm going to name the kids ताकि मुझे सबका पता लगे. Interest rate has fallen. Amal Faisal, I went to MEC curve again. I इन्वेस्टमेंट पहुंच के I1 पे चली गई, इसको मैं सही तरह लिखता हूँ. इन्वेस्टमेंट I0 से बढ़ के I1 पे चली गई, फर्म्स ने मजीद इन्वेस्ट किया. Tell me, in this shaded area, Amal, what is high? MEC और interest rate? कौन सा कर्व ऊपर है? MEC. अगेन रिटर्न ज्यादा आ रही है कैपिटल से, कॉस्ट कम है कैपिटल की, इसलिए फर्म्स ने इन्वेस्ट किया. बिटवीन A to B is equilibriums. तो बेसिकली फर्म्स इन्वेस्ट करती हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बेस पे, उसको इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करके. इंटरेस्ट रेट चेंजेस विल कॉज अलोंग द कर्व मूवमेंट, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा. एक्सटर्नल या एक्सोजेनस फैक्टर्स जो इसको शिफ्ट करेंगे वो हैं सब्सिडीज ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, इसके अलावा जी फ्यूचर कॉन्फिडेंस ऑफ फर्म्स, राइट. इसके अलावा जी कॉस्ट ऑफ मशीनरी या कैपिटल, और नेक्स्ट इज जी कॉस्ट या प्राइस ऑफ लेबर. सब्सिडीज जब गवर्नमेंट देगी कैपिटल बाइंग पे, ठीक है, उससे आपका अपनी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, रिटर्न कैपिटल आपको ज्यादा लेके दे रहा है. आपने अपनी जेब से थोड़ा लगाया, 50 लाख आपने लगाया, 50 लाख गवर्नमेंट ने दे, या कॉस्ट कम हो रही है ना. कॉस्ट ऑफ लेबर बथेरे हैं इसमें, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दैट. इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, परफेक्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है. दिस इज योर MEC कर्व ओरिजिनल, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट. मुझे बताइए, ये आउटवर्ड शिफ्ट है, वी आर इन्वेस्टिंग मोर इन कैपिटल, एंड दिस इज इनवर्ड शिफ्ट, शेप वही रहेगी बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रेट रिटर्न्स ऑन कैपिटल. मुझे बताइएगा महानूर मुर्तजा, अगर गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडीज दे रही है कैपिटल इक्विपमेंट पे, तो हमारा शिफ्ट MEC 1 पे जाएगा या MEC 2 पे मेरा बेटा? Manu, do answer. I don't care if it's right or wrong. I want you to participate. Government has given subsidies on buying capital equipment. Will firm invest more? Will MEC curve shift to the right or left? Maybe she's not there. Alishba Vakas, what will happen? Government increase subsidies on capital equipment. Which way would MEC curve shift? To MEC 1 or 2? MEC 1. फ्यूचर कॉन्फिडेंस लो हो गया है फर्म्स का, जैसे आजकल पाकिस्तान में है. तमकनत, इफ यू आर देयर, वेयर वुड MEC कर्व शिफ्ट? हाँ, फ्यूचर कॉन्फिडेंस फर्म्स का लो है कि इस मुल्क में अच्छे हालात नहीं हैं इन्वेस्टमेंट के. MEC 2, शाबाश. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मशीनरी सस्ती हो गई है, वेयर वुड इट शिफ्ट? एनीवन? MEC 1. कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो गई है, labor has become cheaper, where would it shift?
MEC2, firms will employ more labor, less capital. Got it, guys? Research and development हुई है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, firms will invest more, shift to the right and vice versa. I think you've all understood it. Let's move on. MEC थ्योरी हो गई, अब हम चल रहे हैं असल क्रक्स पे. मेरे बच्चों, प्लीज डू नॉट बी शाई ऑफ लर्निंग इट टुनाइट, बिकॉज इन डायग्राम्स को बनाना बहुत जरूरी है टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम you know the gen pop. Gen pop is a jail term, means general population. मेरी यार सुन लो. अगर क्वेश्चन कह रहा है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, साफ साफ वो आपसे होप कर रहा है कि बच्चा मल्टीप्लायर का डायग्राम बनाएगा या विड्रॉल इंजेक्शंस का कम से कम बना देगा. वर्स्ट कम वर्स्ट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का बनाएगा. नाउ आर यू कैचिंग द ड्रिफ्ट हियर? या तो इसलिए इसको आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स क्या हैं. इन्फ्लेशनरी गैप इज extreme inflation where above our full employment level, current level of output is more than the potential level of output. इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, हमें क्या यूज करनी है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. तो उसका डायग्राम ना बन गया इन्फ्लेशनरी गैप वाला. इसी तरह डिफ्लेशनरी गैप्स, यू नो, virtually means unemployment. We are way below our PPC. Full employment से हम पीछे हैं. हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी है, तो वो हम डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव कर रहे हैं. सो आर यू कैचिंग द ड्रिफ्ट कि कितना नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के डायग्राम्स आर इन लाइन विद पॉलिसीज, विद एम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला. जी. हाँ, डिफ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है. इसी तरह करना है हमने, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इस तरह करना है. अब मैं बेसिक डायग्राम करवा रहा हूं जी. सबसे पहले जो मॉडल आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, AE मॉडल, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल. बेटे सिर्फ ये एग्रीगेट डिमांड ही है. सी प्लस आई, सॉरी, आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. कोई बच्चा इस क्लास में ऐसा है कि इसको पता ना हो ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या है? प्लीज पूछ लो. A2 का गुजारा तो बिल्कुल नहीं होगा, A1 का भी नहीं होगा इसके बगैर. सबको आता है? ओके. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल क्या है? ये एग्रीगेट डिमांड, ये बस प्लान्ड है, कमिंग ईयर की है. एग्रीगेट डिमांड हमारा करंट जीडीपी है, वो हो चुका है. तो बस ये फर्क है दोनों मॉडल्स में. अब जी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल का बेसिक इक्विलिब्रियम हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंड करेंगे इसको. लेबल इट AE Y. Now Keynes is using 45-degree line. ये लाइन क्या है जी? एक्यूट एंगल. मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की क्या है? हर पॉइंट पे ये वेरिएबल y एक्सिस वाला और ये वेरिएबल x एक्सिस वाला, AE यानी एग्रीगेट डिमांड एंड y एग्रीगेट आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई, ये बराबर हैं हर पॉइंट पे इस इमेजिनरी 45-डिग्री लाइन पे. अब मैं असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन लगा रहा हूं, AE0 C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. जहां ये इकट्ठा हुआ, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम बन गया. ये थोड़ा सा ऊपर क्यों स्लोप हो रहा है? किस कंपोनेंट की वजह से? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स आर टोटली ऑटोनोमस. कौन सा वाला इंड्यूस्ड है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में से कौन सा नेशनल इनकम पे डिपेंड कर रहा है? कंजम्पशन मेरे बच्चों, कंजम्पशन. MPC पे डिपेंड कर रहा है. अब मैंने नेक्स्ट वाला बनाया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 1. कुछ भी हो गया, या एक्सपोर्ट्स बढ़ गई या गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा. अब देखो, नेशनल इनकम में इंजेक्शन सिर्फ A to B आया है, लेकिन नेशनल इनकम मल्टीप्लाइड हद तक बढ़ी है Y0 से Y1. ये आपका मल्टीप्लायर का डायग्राम बन गया.
What is multiplier effect? When a change in injection causes a greater change in national income than the original injection. Anyone, any confusion जी? हम्म, क्या बोल रहे हैं? शाबाश, ब्यूटीफुल। मैं इसको यूं कर देता हूं, यहाँ पे ए सी पॉइंट लगा देता हूं, तो EO to C इज डिफ्लेशनरी गैप। अगर हमारा ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता, इसको मैं फुल एम्प्लॉयमेंट कर देता हूं, YF। समझ आ गई मेरी बात? वेल डन समीर। और Y0 से YF तक नेगेटिव या डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप है। ये सिंपल सा डायग्राम है। सबको समझ आ रही है बच्चों, या कंफ्यूजन हो रही है? E0 से C तक डिफ्लेशनरी गैप है, एक्सपेंडिचर गैप। गवर्नमेंट को इतनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी E0 से C तक, ताकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आए, पूरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऊपर शिफ्ट हो जाए। I'm sorry, I got a little excited by Sameer's comment and perhaps skipped a step. करवा दूं दोबारा आपको एक बार? अब हम कर रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप। पहले मैं एक बार दोनों की डेफिनेशन देता हूं, ताकि बच्चों को बेसिक सही हो। इन्फ्लेशन, बेटे, हम फुल एम्प्लॉयमेंट से कम थे, गवर्नमेंट ने इंजेक्शन लगाया या इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आया, A to B इंजेक्शन आया, फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम पहुंच गए E1 पे। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमी वाज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, Y0 to YF नेगेटिव आउटपुट गैप था, और E0 to C स्पेंडिंग बढ़ने की जरूरत थी। समझ आ रही है बात? Inflationary gap, somebody define it for me. When actual output, come on guys, is no, again, हाँ बिल्कुल, एक्चुअल सॉरी सर, मैं इन्फ्लेशन था, इज अबव फुल एम्प्लॉयमेंट या पोटेंशियल आउटपुट। हमारा PPC, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, जितना मैक्सिमम बना सकते हैं उससे भी ज्यादा बना रहे हैं। कैसे होता है? वर्कर्स ओवर टाइम करें, 40 की जगह 60 आवर्स काम करें, मशीन्स 16 की जगह 20 घंटे हम उनको चलाएं पर डे। सो इन्फ्लेशनरी गैप। और ऑब्वियसली डिफ्लेशनरी क्या हो जाएगा मेरा बेटा? यस, बिल्कुल, शाबाश। Deflationary gap is when actual output is below potential output। समझ आ गया? अब मैं लिख दूं पोटेंशियल इज YF, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। समझ आ गई मेरे बच्चों? जहां YF लगेगा उससे पता लगेगा हमें इन्फ्लेशनरी है कि डिफ्लेशनरी गैप है। तो अब मैं बना रहा हूं आपका डिफ्लेशनरी गैप। हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप तभी होगा। अब बच्चों, कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लेबल करवाएं। लेफ्ट साइड पे हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, मैं क्या लिखूं? वाई एक्सिस पे AE, और एक्स एक्सिस पे जल्दी जल्दी करें, शाबाश। वाई या YD? पहले क्या लगाऊं जी? 45 डिग्री लाइन, जिस पे हर पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आउटपुट। जब मैंने असल वाला लगा दिया, ठीक है, ये हमारा करंट इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल बन गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा जो है वो इससे आगे था, YF।
हमारे इकोनॉमी इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेटे सेम चीज है, इसलिए मुझे समीर की बात पसंद आई थी। इसमें भी देखो मल्टीप्लायर आपको नजर आएगा। गवर्नमेंट ने ए टू बी स्पेंडिंग बढ़ाई, या और नेशनल इनकम ई ई टू ई एफ मल्टीप्लाइड टाइम्स बनी। है वही चीज, एक में हम फुल एम्प्लॉयमेंट हाईलाइट कर रहे हैं, एक में हम नहीं कर रहे। नो नो, डोंट ट्राई दैट, डोंट ट्राई दैट, यूल मेस इट अप। ट्राई सेपरेट। ठीक है, मल्टीप्लायर ना करें। पिछले वाला। अच्छा जी, एक सेकंड, उसमें मैंने क्या काम किया था? मैंने डिफ्लेशनरी ही बनाया, अब दोबारा वही बना दिया अनफॉर्चुनेटली। अब इन्फ्लेशनरी बनाते हैं, ठीक है। आई मीन, आर यू क्लियर? या, वो भी डिफ्लेशनरी है, वो भी डिफ्लेशनरी है, दोबारा बना दिया। हाँ, वो भी डिफ्लेशनरी है। अब मैं बना रहा हूं इन्फ्लेशनरी का। मैंने समझा, मैंने ऊपर वो बना दिया इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। आउटपुट गैप हमेशा वाई, यानी नेशनल इनकम से देखो एक्स एक्सिस पे, और एक्सपेंडिचर गैप हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ए टू बी एंड स्टफ लाइक दैट। अब मेरे बच्चों, आई नीड योर पार्टिसिपेशन। टेल मी व्हाट टू डू। जल्दी जल्दी, अच्छे अच्छे जवाब। व्हाट टू लेबल, व्हाट टू लेबल हियर, जल्दी से जल्दी से। ए ई वाई। अब पूछे, क्या पूछते हैं? जल्दी जल्दी पूछें। डिफ्लेशनरी मीन्स वी आर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पीपीसी लेवल। और बना सकते, वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, ई एफ इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। समझ रहे हैं? कम होती है फ्रॉम पोटेंशियल आउटपुट। इन्फ्लेशनरी में भी मैं आपको दिखाऊंगा, हम फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे निकल गए। अब दोबारा हमने ए ई, उसके अंदर हमें एक्सपेंडिचर कम करना होता है। इन्फ्लेशनरी में इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है। अब आपने वाई एफ पीछे लगा देना है, वाई एफ, और ये यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, लेकिन हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा है, करंट वाला इक्विलिब्रियम वाला ई, और नेशनल इनकम इज वाई ई। हमें आना चाहिए वाई एफ पे। इतना सारा पॉजिटिव आउटपुट गैप है, और हमें कितनी स्पेंडिंग कम करनी चाहिए? ए टू ई वन, ताकि नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नीचे शिफ्ट होके हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए। गॉट इट नाउ बच्चों? सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व विल गिव यू द आंसर। अब ए टू ई वन क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप। आउटपुट गैप हमेशा डिफ्लेशनरी या इन्फ्लेशनरी, ये पॉजिटिव लिखा हुआ था मैंने, पॉजिटिव आउटपुट गैप वाई टू वाई एफ हमारा इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप है। एक्सपेंडिचर गैप वर्टिकल डिस्टेंस, और आउटपुट गैप horizontal distance. Try and flex yourself and go out of the ADAS model only. जी मेरे बेटा बोले। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें इन्फ्लेशन आ रही है, इकोनॉमी को कूल डाउन करना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को, एग्रीगेट डिमांड को गिराना है। सिंपल एज दैट। जी, एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चों प्लीज? अब यही चीज विदड्रॉल। जी 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 जी। यस। हाँ, उसने कहा था, how successful discuss how successful fiscal policy alone is in closing the negative output gap. I think I've sent you a solution of that in my document जो मैंने बना के दिया हुआ है।
वो अभी उन सॉल्यूशंस में ना जाओ, जब मैं डायग्राम्स आपके जरा फिट करा लूँ ना, अब आगे हमने यही करना है, 23 का पेपर है वो आ जाएगा, ठीक है। विड्रॉल्स इंजेक्शंस पेपर्स मैंने लिख दिए, सॉरी, डायग्राम, विड्रॉल इंजेक्शंस डायग्राम। अब ये रिलेटिवली आसान है अगर किसी बच्चे को, लेकिन इसमें आप मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर नहीं दिखा सकते, अनफॉर्चुनेटली मल्टीप्लायर इसमें आप नहीं दिखा सकते। ये बहुत बेसिक सा मॉडल है, हमेशा जीरो से नीचे भी ये जाएगा, और इधर भी, इधर आ जाएगी वाई डी, नेशनल इनकम डिस्पोजेबल, इधर आ जाएगी जी डब्ल्यू जे, विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन। हमारी विड्रॉल जीरो से नीचे से क्यों स्टार्ट होती हैं, कैन समबडी टेल मी? बिकॉज ऑफ व्हाट? डिस सेविंग की वजह से। सेविंग कर्व हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, बिकॉज हमारी इनकम जीरो भी है, हमें कुछ ना कुछ पैसा अपनी नेसेसिटीज पे स्पेंड करना ही है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, इसलिए सेविंग कर्व हमेशा जीरो से नीचे स्टार्ट होता है। अब बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, इसमें कंजम्पशन नहीं है, injections are just three, consumption is original, so J is equal to I plus G plus X, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स। अब मेरे बच्चों ये हमारा करंट इक्विलिब्रियम बना, और ये हमारा नेशनल इनकम बन गई। अब अगर हमने इसमें डिफ्लेशनरी गैप दिखाना है तो वाई एफ को मैं इधर लगाऊंगा या आगे लगाऊंगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैं आगे लगाऊंगा डिफरेंशियल गैप दिखाने के लिए इधर, या पीछे की तरफ? एक बार फिर सोच लें, मैं दिखाना चाह रहा हूं डिफ्लेशनरी गैप, आगे लगाएंगे तो ये है हमारा वाई एफ, ठीक है। अब आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दो वाई एफ की, हमारा इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट का यहां आना चाहिए, तमाम ये इंजेक्शन कर्व ऊपर शिफ्ट हो, सॉरी, ये अच्छा नहीं बेटे, ये विड्रॉल इंजेक्शन कर रहे हैं ना अब, समझ आ गया? तो ये है डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। मुझे कौन बच्चा बताएगा वर्टिकल डिस्टेंस में डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप कौन सा एरिया है? दो वेरिएबल, ए से ई वन, ई एफ, सॉरी, हाँ, ये है जी डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर या डिफ्लेशनरी गैप। इतना गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी टू गेट देयर। एनीवन स्ट्रगलिंग? अच्छा जी, आखिरी डायग्राम विड्रॉल इंजेक्शंस का। अब हम बना रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप थ्रू विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल। अब जरा तसल्ली से समझें, लेबल्स हैव नाउ चेंज्ड, फॉर्मेट हैज चेंज्ड अ लिटिल, इधर वाई डी ही है, ये हमेशा यही रहता है, और इधर जीरो, और इधर आ गया विड्रॉल्स इंजेक्शंस। विड्रॉल्स लगाएं, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, इंजेक्शंस लगाएं, आई प्लस जी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स। अब मेरा बेटा, हमारा ये करंट इक्विलिब्रियम है, हम ओवर हीटेड इकोनॉमी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इससे पीछे लगाऊं या इधर आगे लगाऊं? वाई एफ इधर लगाएंगे, और ए टू ई एफ हमारा आ जाएगा इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप या इन्फ्लेशनरी गैप, और वाई ई टू वाई एफ इज इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। जिंदाबाद। अगर ये बनाने सीख जाओ, बहुत सारे आंसर्स में क्वालिटी बढ़ जाएगी। मैं नहीं कहता कि बाकी आंसर्स गलत होंगे एडीएस मॉडल के थ्रू, मोस्ट प्रेफर्ड इज मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर वाली ये जो है आपका डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप थ्रू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल।
फिजिकल मॉनिटरी एवरीथिंग। और ये जो आपका विड्रॉल इंजेक्शन है ये सेकंड मोस्ट प्रिफर्ड है। बिल्कुल थोड़ा। अब मैं कर रहा हूं एडी एएस मॉडल। यहाँ पे बच्चे सुकून में आ जाते हैं कि ये तो मुझे आता है, लेकिन इधर भी गलत बनाते हैं। लेट्स सी नंबर वन, नेगेटिव आउटपुट या डिफ्लेशनरी गैप। जी मेरा बेटा, जी जी। ओके, लेट्स सी जियाद, कहाँ मसला आ रहा है बताओ। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ था? विड्रॉल इंजेक्शन कर्व ई पे, आउटपुट थी वाई ई पे। इन्फ्लेशनरी गैप, वी आर अबव फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का भी होता है, पीछे लगा दी मैंने। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी ताकि इक्विलिब्रियम J1 पे आके हमारा इक्विलिब्रियम यहां बन जाए फुल एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू, मैंने मिस भी कर दिया था ना। एनीवेज जी, एवरीवन क्लियर? नेगेटिव आउटपुट या डिफ्लेशनरी गैप थ्रू एडीएस मॉडल। अब मेरे बच्चों, एटलीस्ट ये वाला फिट कर लो कि अगर आउटपुट गैप्स पे क्वेश्चन आए, ये ना हो कि आप लोग टोटली बैम्बूजल होके क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाएं और कहें सर आपके वाले बताए हुए नहीं आया, ये मेरे बताए हुए वाले ही हैं यूनिट 3। ये डायग्राम हम एक्सटेंडेड वाले यूज कर रहे हैं, बस दैट्स इट। इधर हम क्या लेबल करते हैं एडीएस डायग्राम में, बताइए मुझे। एडीएस वाला डायग्राम का लेबल, कम ऑन गाइस, पूरी एएस में यही किया था। थैंक यू। उधर मैं बताने वाला नहीं हूँगा। प्राइस लेवल, इधर रियल आउटपुट या रियल जीडीपी। ठीक है। अब मेरे बच्चों, माय मशवरा, पहले इक्विलिब्रियम बना दो बेसिक वाला, एडी एएस का शॉर्ट रन वाला इक्विलिब्रियम बनाओ। इसको लिखो इक्विलिब्रियम करंट एम्प्लॉयमेंट वाला, प्राइस लेवल करंट एम्प्लॉयमेंट वाली, और नेशनल इनकम करंट एम्प्लॉयमेंट वाली। अब मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां पे नेगेटिव आउटपुट गैप, वी आर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जो मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, वो वाई ई से आगे लगेगा टुवर्ड्स द राइट या लेफ्ट? शाबाश, ओए होए, किसने लेफ्ट बोला है? दोबारा बोलो मुझे, शाबाश। आर यू क्लियर? नहीं, डोंट 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 टेल मी, अगर नहीं समझ आया दोबारा बताओ। वर्कर्स भी हैं, लैंड भी है, सारा कुछ अब पीपीसी पे जा ही नहीं रहे, ये लॉन्ग रन है। हाँ, हम स्पेयर कैपेसिटी अपनी यूज नहीं कर पा रहे। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम पे आने के लिए एग्रीगेट डिमांड को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? जरा मुझे वर्टिकल डिस्टेंस बता सकता है कोई बच्चा? ए टू ई एफ, पूरा एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होगा। अब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस भी फुल एम्प्लॉयमेंट पे और नेशनल इनकम भी। कम अज कम ये वाला बनाओ, डोंट मेक द बेसिक एडीएस वाला और कहो कि जी मेरा एग्जामिनर इंप्रेस्ड हो गया। थोड़ा सा ये तो कम अज कम एडीएस। एनी क्वेश्चन टू डू विद पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह, आप बड़े आराम से इसमें सब कुछ दिखा सकते हैं। आपको फर्ज किया वो कहता है डिस्कस इफ मॉनेटरी पॉलिसी इज सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बेसिक वाले भी चल जाएंगे, नो वरी एट ऑल, यू कैन स्टिल स्कोर 20 आउट ऑफ 20 अगर क्वालिटी थ्योरी की बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर आप इस एंगल से लेके आएंगे और बताएंगे जी कि जब इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई कम करेंगे, एक्सचेंज रेट बढ़ाएंगे, एडी पूरा शिफ्ट करके फुल एम्प्लॉयमेंट पे लाएंगे, वो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। आर यू फॉलोइंग? दिस इज, इट्स जस्ट एन इश्यू ऑफ क्वालिटी। बात तो वही है। देखो बेटे, मैं भी बात कर रहा हूं और एक पोएट भी बात करेगा। पोएट की बात में बहुत ज्यादा रिदम होगा, बहुत अच्छी वर्डिंग होगी, बात तो वही है। समझ आ रही है मेरी बात? स्कोर मिल जाएगा, लेकिन अच्छा स्कोर, सादा अच्छा। स्टिल डोंट गेट डिसग्रंटल्ड अगर ये नहीं समझ आए पूरे। समझ आ गया बच्चों? मुझे जल्दी से बताओ, टाइम खत्म हो रहा है।
अब मैं बना रहा हूं पॉजिटिव आउटपुट गैप या इन्फ्लेशनरी। इसको पॉजिटिव आउटपुट क्यों कहते हैं? चीजें ज्यादा बन रही है ना, अच्छी चीज somehow तो है ना, although not good for the economy in terms of inflation, output gap, एंड इसी में साथ ही मैं वो कर देता हूं इन्फ्लेशनरी गैप थ्रू एडीएएस मॉडल। जी मेरे बच्चों, अब जरा मेरे पास जगह जरा कम थी तो मैं इसको नीचे ले आता हूं। आई नो सम किड्स हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लासेस में मैंने वही करवाना है जो आप लोग कह रहे हो। पता नहीं स्कूल्स के इवेंट्स नहीं खत्म हो रहे, कल एक और है, फ्राइडे को लकास का एनुअल डिनर है, रोज मेरी क्लासेस बीच में जाया हो रही हैं। चलें जी, लेट्स नाउ सी। अब मेरे बच्चों जिन्होंने पहले नहीं बोला, शावेज आप हो जाएं, अरहम आप हो जाएं, कोई बच्चा मुझे लेबल करवाओ जल्दी से एडीएस का डायग्राम में, जल्दी से। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी या रियल आउटपुट। अब मेरे बच्चों बेसिक इक्विलिब्रियम बनाओ। एडीएस का इक्विलिब्रियम बन गया। ये ई है हमारा करंट इक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वाई ई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। और ये हमारा प्राइस लेवल है करंट, ठीक है। अब मुझे बताएं, हम पॉजिटिव आउटपुट गैप में हैं, फुल पोटेंशियल से आगे निकल गए हैं, तो मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाई एफ किधर लगेगा? वाई ई से लेफ्ट पे या राइट पे? लेफ्ट पे, जिंदाबाद। नाउ यू गाइस आर कैचिंग इट। वाई एफ, वाई एफ, इतना सारा हमारा पॉजिटिव आउटपुट गैप है जिसको कम करना है। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट कितना एडी को शिफ्ट करवाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे वो हम आ जाएं। ए से ई एफ तक स्पेंडिंग अपनी कम करें या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, पूरा एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगा, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस लेवल गिर जाएगा। मकसद ही इन्फ्लेशनरी गैप है क्या? महंगाई, उसको कम करना। अनएम्प्लॉयमेंट अलबत्ता हो जाएगी, पॉजिटिव आउटपुट गैप किया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। वही फिजिकल है, बेसिक, बस जरा डायग्राम्स एक्सटेंडेड। I'm glad we've done the first chapter. Any questions? किस ई से ई एफ पे, ये माइंड में रख लो ना, लाइफ बिकम्स इजी। डिफ्लेशन तो इसमें है ना मेरा बेटा। हमारा करंट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ई ई, हमें ई एफ पे जाना है, एडी बढ़ाना है, तो हमें कितनी स्पेंडिंग बढ़ानी है? ए टू ई एफ। ओके ग्रेट, सबको क्लियर है? जैसे अमीन को हो गया। एनी वन प्लीज जल्दी से। हमारा आखिरी डायग्राम रह गया है एक्सेलरेटर का, जो बहुत आसान है, उसमें देयर इज नथिंग टू इट। थ्योरी में थोड़ी सी आप लोगों से एक बार कर लूं, बच्चों को भूला होता है। व्हाट इज एक्सेलरेटर? क्या? सब एक है यार, डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट लोगों के व्यूज हैं। ये केन्स के स्कूल ऑफ थॉट में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने हायर एंड लोअर लेवल मॉडल्स बनाए थे, दैट्स इट। इट इज इंड्यूस्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने पीछे कहा था इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट लाइन है, ऑटोनमस है, लेकिन कुछ उसका हिस्सा नेशनल इनकम पे डिपेंड कर रहा होता है। एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट? गिव मी अ गुड डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम, ये बिल्कुल सही रखिएगा वरना डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इसमें क्या होता है? इफ नेशनल इनकम rises at a faster rate, investment increases by a greater proportion। नेशनल इनकम तेजी से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, ये है एक्सेलरेटर। बट इफ, अब जरा सोचिएगा इस पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ नेशनल इनकम राइजेस एट अ स्लोअर रेट, बढ़ रही है, पहले 2% पे बढ़ी थी, इस साल 3% बढ़ी है, स्लोअर रेट पे ग्रोथ हो रही है, राइज एट अ स्लोअर रेट, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फॉल्स।
फॉल्स 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 फॉल्स। ये प्लीज एक बार एक्सेलरेटर रिवाइज कर लो, एमसीक्यू अपना गलत कर बैठोगे, अभी की मुझे फिक्र नहीं है। एवरीवन क्लियर? यूनिट 1 इज डन। एनी क्वेश्चंस यू मे हैव? एक दफा ये डायग्राम्स जल्दी से रिविजिट कर लेते हैं ताकि आज का किया कराया हमारे माइंड्स में बैठ जाए। एमईसी इजी थ्योरी है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना हमें मशीनरी कमा के दे रही है। अगर मशीनरी 15% कमा के दे रही है और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10% है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। लेकिन मशीनरी सिर्फ 10% कमा के दे रही है, इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 15% है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट गिरेगी। जब दोनों बराबर, इक्विलिब्रियम, ये चीज हमने दिखा दी। शिफ्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, सब्सिडीज, फ्यूचर कॉन्फिडेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लेबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेशनल इनकम कैसे डिटरमिन होती है एई मॉडल में, जहां 45 डिग्री लाइन हमारे एई कर्व के साथ लिंक हो जाए। यहां पे डिफ्लेशनरी गैप हमने दिखाया, मल्टीप्लायर दिखाया। अगले डायग्राम में हमने इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप फिर दिखा दिया, सॉरी, और फिर इन्फ्लेशनरी गैप दिखाया। इकोनॉमी वाई एफ से आगे इक्विलिब्रियम में थी, वाई ई पे। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी ए टू ई एफ, ताकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वापस आ सकें। इकोनॉमी इज गोइंग इनटू अ बूम। विड्रॉल इंजेक्शन में एग्जैक्ट सेम चीज हमने की। अपनी मर्जी से वाई एफ को आगे पीछे प्लेस करके इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स दिखाए, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप्स दिखाए। यही काम एडीएएस मॉडल्स में हमने किया। बच्चों समझ आ गई? ये बात कुछ भी नहीं, अगर आज रिवाइज कर लो, नथिंग टू इट। अभी 1 मिनट में, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी, 10 मिनट लगते हैं इसको लोड होने में, मैं लोड। जी मेरा बेटा। एक्सेलेरेटर का डायग्राम इज नथिंग। एक्सेलेरेटर का टेबल आपको करना पड़ेगा, वो जरा मुश्किल है, और शायद इतना टाइम है कि मैं आपको दिखा सकूं। एक्सेलरेटर में रिलेशनशिप देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है जी। अब नेशनल इनकम पहले से मैंने y0 से y1 बनाई। इन्वेस्टमेंट को देखिएगा जरा, जितना इसको स्टीप बनाएंगे उतना एक्सेलरेटर इफेक्ट आएगा। y0 जब नेशनल इनकम थी, इन्वेस्टमेंट वाज अप टिल a। जब y1 पे नेशनल इनकम गई है, इन्वेस्टमेंट देखो कई गुना मल्टीप्लाइड होके कितनी ज्यादा बड़ी है। ये सारा सीन समझ आ गया? ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये वाला डायग्राम। ये बहुत इजी डायग्राम है। इलास्टिसिटी, जितना इलास्टिक करते जाओगे उतनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा आता जाएगा। एवरीवन क्लियर और स्ट्रगलिंग हियर? आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं आपको जल्दी से, अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं नोट्स दिखा दूं। 1 मिनट जी, 1 मिनट। लेट मी जस्ट, एक चीज मैं देखना चाह रहा था। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जिंदा इंसान कौन है यार? फिर वही काम शुरू हो गया। बहरहाल, एनीवेज जी, लेट मी वेरी क्विकली ओपन द नोट्स एंड लेट्स सी इफ यू गाइस कैन फिगर आउट दैट टेबल। अगर एक्सेलरेटर का क्वेश्चन आया तो आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, बट आई एम टेलिंग यू, यूनिट 3, थोड़ा सा 4 को देख लो, मेनली यूनिट 6 to 10, 3, 6 to 10, you guys will be easily through without any fret इंशाल्लाह। क्योंकि सीआई का एक पैटर्न है, और मैं आपको इजी नहीं करना चाह रहा। इस दफा सीआई इंशाल्लाह ग्रेड बांटने वाली है। मैं ये बात अब नेट पे नहीं बोलता कि क्यों, मुझे लग रहा है इस बार ग्रेड्स जेनरस होंगे। नॉट एज जेनरस एज कोविड-19 टाइम, बट स्टिल इंशाल्लाह ताला rather generous. So be more confident। जिन क्वेश्चंस पे आप जैसे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, और बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये नहीं है अभी मैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूँ, बाकी टीचर्स तो वो भी नहीं दे रहे। तो आई एम टेलिंग यू, बहुत आसानी से आप लोग इसको हैंडल कर जाओगे। बस बी लिटिल बिट श्योर अबाउट योरसेल्फ, और छोटे नोट से ही रिवीजन सारी कर लो। 29 पेज यार, कुछ भी नहीं है। 29 पेज में पूरा आपका हो जाता है। ये देखो सारा एमईसी वाला बना हुआ है, एक एक चीज एक्सप्लेन हुई है, देख लेना।
मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं एक्सेलरेटर इस वक्त, ये टेबल। एक्सेलरेटर की थ्योरी क्या कहती है? इट इज द इंड्यूस्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम। इफ नेशनल इनकम राइजेज एट अ फास्टर रेट, 2% से 3% पे गई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। बट इफ नेशनल इनकम राइजेज एट अ स्लोअर रेट, 3% से पहले बढ़ी थी, अब 2% से बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट विल फॉल। इसमें मैंने फॉल करवाई है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाई है, एक्सेलरेटर नहीं दिखाया। जितना इसको वर्टिकल करते जाओगे इन्वेस्टमेंट कर्व को, उतना ज्यादा एक्सेलरेटर आएगा। अब इस टेबल को आपने सिर्फ मेरे बच्चों पहला कॉलम कंज्यूमर डिमांड याद करना है, बाकी सेल्फ कैलकुलेट हो रहा है। कंज्यूमर डिमांड 80, 100, 160, 180, 4 सालों की आपने याद करनी है। फिर आपने देखना है हर मशीन 10 यूनिट बना सकती है। मैं एक बार देख लूं, मेरी क्लास तो खत्म नहीं होगी, मैं बोले जा रहा हूँ और क्लास खत्म। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई, अभी कुछ टाइम है हमारे पास। 80 कंज्यूमर डिमांड थी, हर मशीन 10 यूनिट बनाती है, तो हमें स्टार्ट ऑफ द पीरियड 8 मशीनें हमारे पास थी, रिक्वायर्ड भी 8 मशीनें थी। हर साल एक मशीन डिप्रिशिएट कर जाती है, रिप्लेस करनी पड़ती है, अपनी यूजफुल लाइफ खत्म कर बैठती है। ठीक है, तो इस साल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 हुई। अब जरा ईयर 2 और 3 में एक्सेलरेटर देखें। कंज्यूमर डिमांड 80 से 100 पे गई, नेशनल इनकम कितने परसेंट बढ़ी है? कंज्यूमर डिमांड इज नेशनल इनकम। अब यहाँ पे गलत बच्चे बोलते हैं, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट सही नहीं करते। 80 टू 100 कितना चेंज है? 20 ओवर ओरिजिनल 80 इंटू 100, 25%। यही मैं समझाता हूँ, क्लास 4 की कैलकुलेशन। बेटे 80 वॉज द ओरिजिनल वैल्यू, 100 इज द न्यू वैल्यू। कितना चेंज है? 100 माइनस 80, 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 80 इंटू 100, 25%। हमारे पास मशीन्स 8 थी, अब हमें 100 यूनिट बनाने के लिए 10 मशीन्स चाहिए। एक मशीन हर साल डेप्रीशिएट होती है, तो हमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 2 चाहिए, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट 1। टोटल इन्वेस्टमेंट को देखो, 1 से जंप करके 3 पे गई। कितने परसेंट चेंज है? खुदा के लिए 2 ना बोलिएगा। कितने परसेंट? 1 से 3 कितने परसेंट चेंज है? चेंज कितना है 1 से 3? उसको ऊपर लिखो। कितना? अरे बच्चों, आपको क्यों नहीं परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना आता? कितने आपके मैथ्स टीचर्स? 1 से 3 कितना चेंज है? 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 1 इंटू 100, 200% चेंज। हमारी नेशनल इनकम सिर्फ 25% बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट 200%। ये है एक्सेलरेटर। समझ आई मेरी बात बच्चों? अगले साल 100 से 160, अब सही बता दोगे 60%, लेकिन कैलकुलेट नहीं करोगे। चेंज इज 60 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 100 इंटू 100, 60%। इन्वेस्टमेंट बढ़ी 3 to 7, कितना चेंज है? कैलकुलेट करें मुझे परसेंटेज चेंज। कम ऑन बच्चों। अच्छा, क्लास एंड हो गई है, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 से 7, 4 इज द चेंज ओवर 3 into 100, 133%। तो नेशनल इनकम 60% बढ़ी और इन्वेस्टमेंट बाय 133%। तो अगेन एक्सेलरेटर आया है। अब मैं क्लास बंद कर रहा हूं, दैट्स इट।